ठीक है सिराजुल हक साहब, आप क्या समझते हैं कि कराची में जो हो रहा है वाकई कोई गहरी साजिश है जिसका कि आज उन्होंने इजहार किया जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब ने, या जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस खुद एक गहरी साजिश है? क्या कहेंगे आप इस बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यानी आपके इल्म में है कि गुज़श्ते एक अरसे से कराची में जो किलिंग और कत्लेआम जारी है, जब ये दोनों और तीनों मिलते हैं तो वो फिर एक वक्फ़ा उसमें हो जाता है। तो इससे तो ये बात साफ निकलती है कि ये कत्ल गारत एक अरेंज शुद्धा और मनी शुद्धा प्रोग्राम के तहत होता है, और ये इस तरह एक्सीडेंट नहीं है बल्कि एक तो शुद्धा प्रोग्राम के तहत होता है। कराची में असल में कुछ जराइम होते हैं, कुछ सियासत होती है। कराची में सियासत और जराइम यकजा हो गए हैं, और तीनों पार्टियों के अपने यानी गुरिल्ला फोर्सेस हैं, और अब वो फोर्सेस आपस में लड़ते हैं, और सियासी जमात अब इसके काबिल नहीं है कि उसको कंट्रोल भी कर ले, न पुलिस की बस है कि वो इस पर हाथ भी डाले। और यही वजह है कि रोज़ बरोज़ कराची की जो सूरत हाल है वो बद से बदतर होती जा रही है। पूरी कौम हैरान और परेशान है। जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, सच्ची बात यह है कि हर आदमी इस पर हैरान परेशान है। लेकिन मैं कहता हूं कि उसने ख़ुद जो एतराफ़ किया है कि हम गए थे और कराची को जुदा करने का और पाकिस्तान को तकसीम करने का एक बड़ा खेल बनाया गया है, मंसूबा तैयार हुआ है, तो आज उनका ये भी उसी का एक हिस्सा है, और आहिस्ता आहिस्ता हालात उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन मैं एक और एंगल से भी देख रहा हूं कि चूँकि इस हुकूमत का अपना वो जो मंतकी वक़्त है वो पूरा हुआ है, और अब तमाम सियासी जमातों ने कराची के अंदर इस तरह ड्रामे शुरू किए हैं ताकि वो अपने वोटर को खुश कर ले। सियासी मफादात और वोट बैंक, आप कह रहे हैं सिंध परस्त वोट बैंक जो है उसको बचाने के लिए भी एक और एंगल भी इसका है आसमा, कि ये भी लगता है कि जनाब जरदारी साहब ने फैसला किया हो कि रहमान मलिक साहब को फारिग कर ले, लेकिन जिस तरह वो पार्टी बाप बन गया है तो सीधा साधा तरीके से उसको अलहदा करना ये मुमकिन नहीं था। तो इस तरह एक लंबा चाल चला के ये भी उसका एक तरीका हो सकता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि गरीब अवाम इसमें जल रहे हैं, बिल्कुल, और गरीब का खून बह रहा है, और गरीब इसका वो ईंधन बन रहा है। बिल्कुल सही बात है। मैं बशीर जान साहब भी हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे, मैं क्विकली उनसे बात कर लूँ। बशीर जान साहब, आपका क्या रिएक्शन है? बहुत इंपॉर्टेंट बात सिराजुल हक साहब ने की है कि सिंध प्रस्त वोट बैंक जो है वो उसके ऊपर भी बात उन्होंने की है, उसको कैश कराने के लिए भी हो सकता है। बल्कि आपको याद होगा कि मोहतरमा की शहादत के बाद ये जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब ने ही कहा था कि मैं अगर हमें जरदारी साहब मना नहीं करते तो हम तो सिंध तोड़ने जा रहे थे। हम उस बयान को भी देख रहे हैं, और आज पाकिस्तान बचाने की जो बात कर रहे हैं या पाकिस्तान तोड़ने की उन्होंने उस वक्त जो बात की थी, दोनों बयानों में से किसको सही समझें? आप क्या कहेंगे इस बारे में? अच्छा, मैं एक नाज़रीन छोटी सी ब्रेक लेती हूँ। ब्रेक के बाद बशीर जान साहब से भी ये हम सवाल पूछेंगे और अपनी ऑडियंस के पास भी जाएंगे। लेकिन ये बहुत अहम नुक्ता है कि आज अगर जबकि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है, उसकी इन्वेस्टिगेशंस भी होंगी, नहीं होंगी, कैसे होंगी? चीफ जस्टिस कल से वहाँ बैठ रहे हैं, उसकी क्या सिग्निफिकेंस है, इस सारे पे बात करेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। हमारे साथ वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। हम इस्लामाबाद से बात कर रहे हैं, इस वक्त जो गंभीर सूरत हाल है उसके हवाले से बात कर रहे हैं। ब्रेक से पहले मैंने एक क्वेश्चन छोड़ा था, और वो ये था कि जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब ने ये सवाल किया था, और आज जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इससे पहले जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी मोहतरमा की शहादत के बाद, कि हमें कहा गया था कि हम सिंध तोड़ सकते थे मगर हमने जरदारी साहब के कहने पे, या पाकिस्तान को तोड़ सकते थे जरदारी साहब के कहने पे हमने रोका। शाज़िया मई साहिबा, ये जो उन्होंने बात की आज, जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, हम उसको सही माने या इसको सही माने? क्या क्या करें हम? जी, मेरे ख्याल है उनको हमारी आवाज़ नहीं जा रही। हम कोशिश करते हैं कि उनसे इस बात की क्लैरिफिकेशन ले। लेकिन मुशाहिदुल्लाह खान साहब, आप क्या समझते हैं कि ये जो पहले बात हुई और अब बात हुई, इसका तनाजुर, किस तनाजुर में इसको आप देखेंगे, या आप भी कंफ्यूज हैं उतने ही जितने पाकिस्तानी अवाम है? मैं कंफ्यूज नहीं हूँ। बात यह है कि जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब की पर्सनैलिटी, जैसे आज खुद उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कई दफ़ा इसका इजहार किया, वो अनस्टेबल सी है। उन्होंने ये भी कहा मैं जज्बाती भी हूँ। लेकिन एक बात जो अहम है वो ये है कि जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब आसिफ ज़रदारी साहब के इंतहाई करीबी दोस्त हैं, इंतहाई करीबी। मतलब रहमान मलिक से जब वो मिले भी नहीं होंगे ना जरदारी साहब, उससे कहीं पहले के वो उसके दोस्त हैं, ठीक है।
نمبر 2 وہ فہمیدہ مرزا کے ہسبینڈ نے، میں اس کی اہمیت کا آپ کو پہلے اندازہ لگا لیں کہ وہ جو بندہ کہہ رہا ہے اس کی اہمیت کیا ہے. خود وہ اس وقت سینئر وزیر آج دن تک تو تھا نا، اس سے پہلے وزیر داخلہ رہا جس کے پاس تمام انٹیلیجنس رپورٹیں، اور انہی کے دور میں جو JIT رپورٹ تھی، جوائنٹ انویسٹیگیشن رپورٹ، مختلف جو وہاں پہ قتل عام ہوا اس کے بارے میں وہ ساری ان کے سامنے ہیں. اس کے بعد پھر ان کی پچھلے دنوں کچھ ملاقاتیں ادھر ادھر بھی ہوتی رہی ہیں، وہ بھی منظر عام پہ آ جائیں گی چند دنوں کے اندر اندر. پھر یہ ہے کہ کراچی میں جو صورتحال آج ہے، جس طرح وہاں پہ گلیوں میں بیریئرز لگا دیے گئے ہیں، اور وہ خبر اس طرح کی اڑی ہوئی ہے کہ عید کے بعد وہاں پہ کوئی بہت زیادہ مسئلے مسائل پیدا ہونے ہیں، خدا نخواستہ اللہ نہ کرے ایسا ہو، لیکن کراچی میں تو بہرحال یہ ایک روز مرہ کا معمول ہے. اب اس سارے سینیریو میں یعنی کہ یہ بات درست ہے کہ اس وقت انہوں نے یہ بات ضرور کہی تھی کہ ہم نے پاکستان کو توڑنے کا فیصلہ کر لیا تھا، لیکن آصف زرداری صاحب نے کہا کھپے تو ہم نے بھی کہا کھپے. ٹھیک ہے، اب وہ جناب 2001 کا حوالہ دے رہے ہیں. آج جو بات انہوں نے کی ہے نا، وہ پاکستان توڑنے والی بات سے پرانی بات ہے. مطلب اس میں یہ سوال ضرور پیدا ہوگا کہ 2001 سے 2011 تک آپ خاموش کیوں بیٹھے رہے اگر اتنی اہم بات تھی کہ اس وقت یہ کہا گیا کہ پاکستان جو ہے اس کو امریکہ توڑنا چاہتا ہے، اور وہ جن سے ان کی بات ہوئی انہوں نے کہا کہ میں ان کے ساتھ ہوں. پھر جان میجر کو جو لیٹر لکھا گیا ہے، اس لیٹر کے حوالے سے بھی یہ کوئی پہلی دفعہ انکشاف نہیں ہوا. میں نے یہ سنا بھی ہے اور کہیں پڑھا بھی ہے، لیکن اس کی اتنی ایتھینٹسٹی نہیں ہوتی. لیکن اگر ایک اتنا اہم ترین آدمی جب اپنے سر پہ قرآن رکھ کے یہ باتیں کرے گا تو آپ اتنی آسانی سے دیکھیں. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اب ایک اور اس کا بڑا مزیدار پہلو یہ ہے کہ 2 بندے ہیں اور دونوں کا تعلق پریزیڈنٹ ہاؤس سے ہے، رحمان ملک کا بھی اور ذوالفقار مرزا کا بھی، اور دراڑ اتنی بڑی پڑ گئی ہے. مطلب یہ دراڑ جو ہے یہ رحمان ملک اور ذوالفقار مرزا کے درمیان نہیں ہے، بلکہ یہ پریزیڈنٹ ہاؤس میں ہے یہ دراڑ. اچھا، اب ایک طرف یہ بات ہے کہ آپ نے استعفیٰ منظور کر لیا، استعفیٰ لیا نہیں ہے آپ نے اس سے، اس کے باوجود ان تمام باتوں کے انہوں نے آج خود دے دیا، وہ آپ نے منظور کر لیا ہے. اچھا، لیکن بات یہ ہے کہ یہ استعفیٰ منظور کرنا کوئی بات نہیں ہے. آپ کو کیٹیگوریکلی اس حکومت کو کسی بڑے فورم میں پوائنٹ با پوائنٹ یہ بتانا پڑے گا کہ ذوالفقار مرزا صاحب صحیح کہہ رہے ہیں یا غلط کہہ رہے ہیں. اگر صحیح کہہ رہے ہیں تو پھر آج تک تو کوئی حقائق سامنے نہیں آ سکے، تو اس کا کیا آئے گا مشاہد اللہ نہیں خان صاحب؟ دیکھیں، یہ تو آج تک ہم اس طرح سب کی خواہش ہو سکتی ہے، خبر نہیں بن سکتی. آسما آج تک اس طرح کی پریس کانفرنس بھی کسی نے نہیں کی ہے قرآن سر پہ رکھ کے حکومت کے آدمی نے. جی ہاں، بالکل ٹھیک ہے، بالکل. اور انہوں نے الزام MQM پہ لگائے ضرور ہیں بڑے بڑے، لیکن انہوں نے اپنی حکومت پہ بھی لگائے، اور انہوں نے کراچی کے آپریشن کے حوالے سے جس کراچی میں 3.5 سال میں 6000 لوگ اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں، اس کے بارے میں بھی انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ ریزرویشن کا مظاہرہ ہے اور قاتلوں کو بچایا جائے. بالکل درست بات ہے. میرے ساتھ بشیر جان صاحب آگے، اس سے پہلے کہ ان کی لائن پھر منقطع ہو جائے ان سے بات کرتی ہوں. بشیر جان صاحب، یہ پوری صورتحال جو ہے اس کے اوپر آپ کیا کہتے ہیں؟ کیونکہ ہم سب تو کنفیوزڈ ہیں. مشاہد اللہ خان صاحب کا یہ کہنا ہے کہ حکومت بھی اتنی ذمہ دار ہے جتنے ذوالفقار مرزا صاحب کسی اور پارٹی کو ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں. کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے؟ دیکھیں آسما، بات یہ ہے کہ ہم تو فی الحال ہماری پارٹی ہم نے کل اجلاس طلب کیا، اور ذوالفقار مرزا صاحب نے جتنی پریس کانفرنس کی ہے اس میں 2 باتیں ایسی ہیں جس میں ہم بیسٹی پارٹی جواب دیں گے. ایک تو انہوں نے کہا ہے کہ الطاف حسین نے کہا کہ یہ میری مجبوری ہے، میں پختونوں کا قتل عام بند نہیں کر سکتا. اور دوسری بات انہوں نے کہا کہ پاکستان توڑنے کی جو انہوں نے بات کی ہے، تو اس 2 باتوں پہ ہم اپنا ری ایکشن ظاہر کریں گے. پارٹی کا اجلاس طلب کیا گیا ہے اور ہم انشاءاللہ کل اس پہ آفیشل اپنا دیں گے. لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ذوالفقار مرزا نے آج جو باتیں کی ہے وہ نہیں ہے، وہ وقتاً فوقتاً اسمبلی کے فلور پہ اور اجلاسوں کے دوران یا اخباری بیانات یا بزنس کمیونٹی سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے یہ باتیں کئی دفعہ جو ہے کی ہے. اور آج انہوں نے کچھ حد سے زیادہ حد کر دی کہ انہوں نے قرآن شریف سر پہ رکھ کر اور انہوں نے جو باتیں کی، اب ان باتوں کو جھوٹا بولنا بھی جھوٹ بولنا بھی تصور سے باہر بات ہے، اس لیے کہ قرآن شریف انہوں نے سر پہ رکھ کے جو باتیں کہی ہے تو اس پہ ابھی پیپل پارٹی والے یا رحمان ملک صاحب ہی اپنی صفائی پیش کریں گے اور وہ جواب دیں گے، یا MQM والوں کو چاہیے کہ وہ آ کے اپنی صفائی پیش کرے. جہاں تک کراچی کی صورتحال کا تعلق ہے، اور بار بار ہمارے جو آپ کے گیسٹ صاحبان ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں
कि पिछले 3.5 साल से असमा, तो मैं आपको बताऊं कि कराची की सूरत हाल जो है वो 3.5 साल से पहले भी खराब चली आ रही थी। अगर हम देखें तो मुस्लिम लीग के बहुत अहम रहनुमा तारिक खान या वो मशवानी साहब जो कत्ल हुए थे तो वो 3.5 साल से पहले थे, या 12 मई का और 9 अप्रैल का जो वाकया हुआ था वो 3.5 साल से पहले था। बहरहाल कराची की मौजूदा सूरत हाल जो है ये एक तसलसल से चला आ रहा है और इसको आज तक किसी ने संजीदा नहीं लिया। जुल्फिकार मिर्जा साहब ने अगर आज ये बातें की तो हम अवामी नेशनल पार्टी की हैसियत से ये बातें पिछले कई दिनों से कहते हुए आ रहे हैं कि ये मसाइल मौजूद है, ये मसले हैं। अब उसको बशीर जान साहब, लेकिन जो बात वो कर रहे हैं, बात ये है कि अगर वो ये सब कुछ जानते थे और जरदाई साहब को इस बात का इल्म था, जिस तरह से उन्होंने बरतानिया वाले हलीम वाला वाकया सुनाया, तो फिर जरदाई साहब भी उतने ही इसमें शामिल हुए ना, उनको उसी वक्त एक्शन लेना चाहिए था। ये इतनी देर क्यों खामोश रहे? किस तरह से ये देखिए, बात तो बहुत निकली है तो दूर तक जाएगी ना। अब इस तरह तो नहीं सिमटेगी, इसकी इम्प्लीकेशंस क्या होंगे? किसी कौम को से इख्तिलाफ रखना या किसी वजीर से इख्तिलाफ रखना या किसी पार्टी से इख्तिलाफ रखना, मेरा मुशाहिद हुसैन साहब का और सिराजुल हक साहब के इख्तिलाफात हो सकते हैं, लेकिन हम इख्तिलाफात इसलिए कर रहे हैं कि हम उस मुल्क के बाशिंदे हैं और हमारा ये एक मुल्क है। लेकिन अगर कोई इस मुल्क के खिलाफ बात करता हो और कोई इस मुल्क को खत्म करने पे तुला हुआ हो तो मेरे ख्याल में वो हम सबका मुश्तरका दुश्मन है। उससे निमटने के बाद हम आपस में अपने इख्तिलाफात पर बात करेंगे। तो उन्होंने जो ये मुल्क तोड़ने की बात की है या ऐसी बात की है तो हमारे भी इस पे तहफ़्फ़ुज़ात है और हमारी तरह तमाम पार्टियों के हमारे अपने सब इख्तिलाफात सही अपनी जगह, लेकिन कम अज कम इस नुक्ते पे हम मुत्तफिक होंगे कि हम किसी सूरत से भी मुल्क के खिलाफ जो साजिशें हो रही है, पाकिस्तान की सालिमियत के खिलाफ जो बातें हो रही है, या अगर किसी ने की है या अगर किसी के दिल में है तो उसके खिलाफ हम जरूर रिएक्शन करेंगे बेइज्जती पार्टी और अपने तमाम। अच्छा बशीर जान साहब, मैं चाहती हूँ कि आप थोड़ी देर हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे रहे। मेरे यहाँ भी मेहमान मौजूद हैं, उनसे भी मैंने बात करनी है। शाजिया भी हमारे साथ है। शाजिया, क्या सिंध परस्त कौम परस्त जो जमातें हैं उनका वोट बैंक तोड़ने के लिए भी जुल्फिकार मिर्जा साहब से ये करवाया जा सकता है? ये सिराजुल हक साहब का तज्जिया है और एक बात जो की जा रही है वो ये भी की जा रही है कि शायद वोट बैंक सिंध का हाथ से निकल रहा था पीपल्स पार्टी के, इसलिए इस कार्ड को इस्तेमाल करने के लिए आज ये सारा ड्रामा रचाया गया है। क्या ये बात दुरुस्त है? देखिए असमा, ये किसी की ख्वाहिश तो हो सकती है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वोट बैंक को नुकसान पहुंचाया जाए, लेकिन ये हकीकत नहीं है। जहां तक सवाल पैदा होता है स्पेकुलेशंस का, सिराज साहब ने 1-2 स्पेकुलेशंस की हैं। एक स्पेकुलेशन उनकी ये भी थी कि शायद ये सदर साहब का फैसला था कि रहमान मलिक को हटाया जाए और इस तरीके से हटाया जाए। इस तरह की बातें तो गर्दिश करती रहेंगी, लेकिन देखें जहां तक सवाल पैदा होता है सदर साहब की इस तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन्वॉल्वमेंट का, तो यहाँ तो ये भी तज्जिया सामने आया है कि सदर साहब के हवाले से भी कुछ ऐसी हैरत अंगेज चीजें हैं जिन पर फिर सदर साहब को फैसला लेना पड़ेगा। रहमान मलिक फेडरल एक रिप्रेजेंटेटिव है, यहाँ पर वो आते हैं तो उनको फेडरेशन भेजती है। और जहाँ तक सवाल पैदा होता है सदर साहब के हवाले से किसी भी डिसीजन की कोई खबर फैलाने का, मैं समझती हूँ ये बेबुनियाद बातें हैं। मिर्जा साहब की जो भी स्टेटमेंट है या जो भी उन्होंने स्टेटमेंट में कहा है, मैंने पहले भी कहा है कि इसकी वजाहत और इस पर जो भी एविडेंस रिक्वायर्ड है वो मिर्जा साहब के पास है और वो बेहतर पोजीशन में है कि वो सामने लेकर आए। ये भी कहा गया कि तीनों जमातों की कोई गुरेला फोर्स है, तो मेरा ख्याल है ये भी एक बहुत अजीब सी बात है जो अभी सुनने को मिली है। ये तो हो सकता है कि क्रिमिनल एलिमेंट या कोई ऐसा वायलेंट एलिमेंट जो है वो पार्टी के झंडे को गलत इस्तेमाल कर रहा हो, लेकिन इस तरह की लेकिन शाजिया ये बात भी तो दुरुस्त है कि लियारी से लोग पकड़े गए हैं। लियारी से टॉर्चर सेल जो है आज रेंजर्स ने, हमने टेलीविजन चैनल्स पे देखा, वहाँ पे किया, उसको गिरफ्तार किया, लोगों को असलहा पकड़ा। ये उसका रिएक्शन भी तो हो सकता है। उस पार्टी ने कभी भी वायलेंस में यकीन नहीं किया है, हमने कुर्बानियां दी हैं, हमने कभी भी अगर रिएक्शन भी किसी का स्टेटमेंट का या एक्शन का होता है तो कभी हमने, आप जानती हैं, आप भी जर्नलिज्म में रही हैं, आपने भी वो दौर देखे हैं। आज तो सिर्फ 3.5 बरस की बात हुई और बिल्कुल बशीर साहब ने सही कहा कि इससे पहले भी कराची के हालात देख लिए जाए, उनका जायजा ले लिया जाए। ये कोई अच्छी बात नहीं है कि कराची के हालात इतने बरसों से खराब हैं, लेकिन हकीकत यही है। और एक बात मैं और इसमें कहना चाहूंगी कि देखिए बात जो है वो बिल्कुल हमें अब सच बोलना भी पड़ेगा और हकीकत का सामना करना भी पड़ेगा। हमें पॉलिटिकली, हमने रेकंसिलिएशन पहले भी कहा था, रेकंसिलिएशन हमारी कमजोरी नहीं है, लेकिन रेकंसिलिएशन हमारी जरूरत जरूर है और इसी के पेश नजर हमें पॉलिटिकली रेकंसाइल करना अल्लाह करे ये रिकंसिलिएशन हो, लेकिन पाकिस्तान की सलामती के ऊपर वैसा
वक्त भी कम है, लोगों से बात करनी है। आप क्या कहते हैं इस हवाले से कि अब क्या हो सकता है इसके